Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से दोनों हाथों से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को, ठीक है, जहां हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 7 से 14 फरवरी के बीच में जो आपको फाइल मिली है, यानी कि जो वीकली फाइल स्मार्ट कीड़ा का परिवार की तरफ से आपको दिया दिया जाता है। मंथ में 4 फाइल्स आपको मिलती है। पहला फाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक। तो ये दूसरा वीक है जहां पे हम लोग 7 से 14 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे, जिसका पीडीएफ फाइल आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे ताकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, एंड कल को जब आप चीजों को रिवाइज करो तो आप फटाफट से कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, जहां पे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को 2.3% रखा गया है जनवरी 2025 के अंदर, ठीक है। तो जनवरी 2025 में होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये 2.31 होने वाला है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जिसकी डेटा डीपीआईआईटी व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मंथ के हर 14वें तारीख को, ठीक है, बेस ईयर 2011-12, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज होलसेल, एक और चीज लिख लो, एक और चीज याद रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है, वो उन कमोडिटीज को केटर करता है जो कि बल्क में होलसेल मार्केट में बेची जा रही है। और सीपीआई में क्या होता है, जो उन कमोडिटीज एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं जो कि आप और मैं अवेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सभी प्रपोजेस रूल्स टू बीफ अप ईआरपी फ्रेमवर्क। तो यहां पे देखिए, बीफ अप का मतलब है यहां पे ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना। तो यहां पे जो ईआरपी रेटिंग प्रोवाइडर्स है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया है। ईआरपी बेसिकली क्या होता है, देखिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वो ईआरपीस प्लेटफॉर्म को हायर करती है। ईआरपीस जो है वो उनको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि आपकी बिजनेस बेहतरीन तरीके से चल सके। लेट्स से मैं कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर मुझे अपनी कंपनी को अच्छे से चलाना है तो ये कोशिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे सभी डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटिव वे में काम करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिवली चीजों को चला सकते हैं। तो ये जो ईआरपी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेट करके काम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे कि एफटीएसएल, रसल, ब्लूमबर्ग, ये इनके काम को देखने का काम करती है। तो ये क्या करेंगे, आपके बिजनेस को बेहतरीन चलाएंगे। आपका बिजनेस बेहतरीन ये चला पा रहे हैं कि नहीं, इसको देखने का काम रेटिंग एजेंसीज करती है, ठीक है, जैसे कि एफटीएससी, रसल एंड ब्लूमबर्ग, है ना। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स जो है वो प्रपोज किया जा रहा है, जहां पे ईआरपीस को ज्यादा पावर दी जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, सभी ने लॉन्च किया है मित्रा प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन्वेस्टर्स को इससे मदद मिलने वाला है। लेट्स से भैया आपका कोई म्यूचुअल फंड, आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट पिछले 10 साल से जो है वो क्या है भैया, इनएक्टिव है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अगर आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेस करना है या म्यूचुअल फंड फोलियोस को ट्रेस करना है, कि इसके बारे में पता करना है, म्यूचुअल फंड फोलियो मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति की ट्रेडिंग अकाउंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसी को म्यूचुअल फंड फोलियोस कहते हैं। तो इनको ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए मित्रा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। यहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवेबल असिस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, मित्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज आरबीआई फॉर्म वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ट्रेडिंग सेटलमेंट टाइमिंग ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। तो यहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, तो आरबीआई ने एक 9 मेंबर्स की कमेटी को स्टैब्लिश किया है, जिस कमेटी को क्या कौन लीड करेंगे, राधा श्याम रातो, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कहां के, आरबीआई के। ये पर्टिकुलर कमिटी 30 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देगी, रिपोर्ट सबमिट कर देगी। ये सेटलमेंट के बारे में बात करेगा। आपने देखा होगा T+O, है ना। तो यहां पे भैया T+O जो है ये सेटलमेंट साइकिल होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहां पे रिकमेंडेशन देने का काम किया जाएगा, ठीक है। कितने दिनों में आप परचेज कर पा रहे हो, कितने दिनों में चीजें बाय एंड सेल होकर सेटल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सेंट्रल बैंक इंक्रीज द गोल्ड होल्डिंग बाय 1044.6 टन इन 2024, 15 कॉन्सेक्यूटिव ईयर ऑफ एक्सपैंडिंग। तो आप देखो कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अगर सेंट्रल बैंक्स है ना, सेंट्रल बैंक्स जो है उनकी जो गोल्ड होल्डिंग है 1044.6 टन हो गई है 2024 में। 15वीं बार ऐसा हो रहा है कि कॉन्सेक्यूटिव ईयर हो रहा है जहां पे हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आरबीआई की टोटल गोल्ड रिजर्व की बात करूं, या तो मैं सभी सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा था, यहाँ पे आरबीआई की बात करूं, तो आप देखो कि आरबीआई के पास प्रेजेंट में 876.18 टन का गोल्ड है, जिसकी वैल्यूएशन 66.2 बिलियन है, ठीक है। 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड परचेस किया है पोलैंड ने, फॉलोड बाय टर्की एंड फॉलोड बाय इंडिया। 2024 में इंडिया ने इतने गोल्ड परचेस किए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड, है ना, एज फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है, तो यूएसए के पास है। इंडिया की पोजीशन
9th होने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक डेटा है जहां पे बताया जा रहा है कि दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स है ना, उनकी 2024 में जो गोल्ड होल्डिंग्स है वो कितनी पहुंच गई है, 1044.6 टन पहुंच गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, इंजन वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्चेस मेडन एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर ऑन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इन बोथ ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड फॉर्मेट। तो यहां पे देखिए है ना, एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके लिए है ना पोर्टफोलियोज को मैनेज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लॉन्च किया अपना मेडन एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, कहां पे, ऑन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स बोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड इंडेक्स फंड फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है, इस न्यूज को हमने काफी ज्यादा डेप्थ में डिस्कस किया था, जिसमें आप देखोगे एनएफओ जो है भैया ये ₹10 पर यूनिट के प्राइस में है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ₹1000 का कर सकते हो। मेडन न्यू फंड होने वाला है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, जिसमें आप देखोगे 2 पैसिव इन्वेस्टमेंट होंगे। वन इज ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होने वाला है ट्रैकिंग दिस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होने वाला है, 2 पैसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट होगा, इंजन वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से लॉन्च कर रही है। Next is equated monthly installment on retail and small business loan are set to fall। तो यहां पे आप देखो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पे डिसाइड किया गया कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम करेंगे, यानी कि रेपो रेट प्रेजेंट में कितना हो गया 6.25%। जब रेपो रेट कम होगा, रेपो रेट क्या होता है सर, रेपो रेट इज रेट एट विच बैंक गेट्स लोन फ्रॉम आरबीआई। अगर बैंक को चीजें कम, बैंक को है ना लोन जो है जब कम इंटरेस्ट पे मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको भी लोन जो है वो कम इंटरेस्ट पे मिलेगी, यानी कि इसका प्रभाव बैंक रेट पे भी पड़ने वाला है, अदर रेट्स पे भी पड़ेगा। तो यहां पे देखिए आरबीआई रिड्यूस पॉलिसी रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, कितना हो गया 6.25%, पहले कितना था 6.5%। ऑल्सो आप देखो कि पीएनबी जो है वो रिड्यूस कर रही है आरएलएलआर यानी कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, कितना भैया 25 बेसिस पॉइंट से कम किया जा रहा है, यानी कि आप ये कितनी पहुंच गई 9%। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो लिंक लेंडिंग रेट को भैया 8.90% कर दिया है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की बात करूं तो देखो आरबीएल बैंक जो है वो रेपो लिंक लेंडिंग रेट को 11.35% कर दिया है। तो इस तरह के एचडीएफसी बैंक एफसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहा है, कितना हो गया 9.20%, 9.15% था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज इंडियाज इन्फीबीम गेट्स टीपीएपी। टीपीएपी यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस किसने दिया होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया होगा है ना, और इसके बिहाफ में एनपीसीआई ने दिया होगा। तो यहाँ पे rediff.com इंडिया इससे ग्रांट हो रहा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस। कौन दे रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसकी, rediff.com की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है इसका, रेडिफ पे। तो रेडिफ पे को मिल रहा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, इसका जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक है वो कौन है, एक्सिस बैंक होने वाला है, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट रिविजन न्यूज इज बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस अनवील्स हर आइजोन केयर। हर आइजोन केयर यानी कि ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने वाला है जो कि महिलाओं को डेडिकेटेड है, महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है हर आइजोन केयर, जो कि इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने वाला है, जो कि मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कवर देगा सिंगल पॉलिसी के अंदर। तो सिंगल पॉलिसी के अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाली है, वुमेन्स के लिए होने वाली है। दो कवर्स, दो अलग अलग फर्दर जो है इसे 2 अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, विटा शील्ड एंड क्रैडल केयर। विटा शील्ड में आप देखो क्या होगा, विटा शील्ड एंड क्रैडल केयर। विटा शील्ड के अंदर क्रिटिकल इलनेस कवर ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट 34 क्रिटिकल इलनेस है ना, महिलाओं में होने वाली तो 34 क्रिटिकल इलनेस है, उसके लिए आपको कवरेज मिलेगा। क्रैडल केयर के अंदर भैया आपको आप देखो सरोगेट केयर मिलने वाला है, पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है उससे आपको रिकवरी वगैरह मिलने वाली, तो महिलाओं के लिए कुल मिलाकर। नेक्स्ट इज आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सक्लूसिव .bank.in डोमेन टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। तो यहां पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई ने बोला कि सभी इंडियन बैंक्स है ना इस पर्टिकुलर डोमेन का इस्तेमाल करेंगे, एंड सभी एनबीएफसीज जो है वो इस पर्टिकुलर डोमेन का इस्तेमाल करेंगे। सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंडियन बैंक्स के लिए यहां पे डोमेन जो है वो जो है इशू किया गया है। तो यहां पे आरबीआई अनाउंस दैट एंटिटीज विल रिसीव इंटरनेट डोमेन टू रिड्यूस साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड फिशिंग अटेम्प्ट्स है ना, साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है उसको, साइबर सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, फिशिंग के चीजों को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडियन बैंक्स अब से ये डोमेन का इस्तेमाल करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज जो है वो fin.in का इस्तेमाल करने वाली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आइकनॉस लॉन्च अमिताभ बच्चन एआई एवटर इन 5 मोर सिटीज। अगर आपको याद हो है ना, मुंबई के जुहू ब्रांच पे है ना, मुंबई के जुहू ब्रांच, अगर मैं बात करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने है ना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एवटर इनिशिएट किया था, और ये एवटर किसका था, अमिताभ बच्चन साहब का था, और इसे इनॉग्रेट किया गया था इनके जुहू वाले ब्रांच में जो कि मुंबई में। ठीक है, अब क्या हो रहा है 5 और सिटीज के अंदर है ना, 10 नए ब्रांचेस, और ये 10 नए ब्रांचेस कहां है, 5 सिटीज के अंदर। सेम चीज की जा रही है, ठीक है,
सेम चीज यहां पे की जा रही है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। कहां, दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। नेक्स्ट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रपोजेस हाइक इन एटीएम इंटरचेंज फी। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कहा जा रहा है भैया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, मैक्सिमम फी दैट बैंक कैन चार्ज फॉर कस्टमर्स इंक्रीमेंटल कैश ट्रांजैक्शन बियॉन्ड फ्री 5 ट्रांजैक्शन लिमिट एंड एटीएम इंटरचेंज। देखो एटीएम इंटरचेंज की फीस को भी यहां पे चेंज किया गया है, एंड 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद जो चार्जेस लगती है उसके भी फीस को यहां पे चेंज किया जा रहा है। कह रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो, अगर आपने 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो आपने खत्म कर दी है, तो आपको भैया अब 21 रुपए की जगह 22 रुपए देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद जो है आपको 21 रुपए चार्ज किया जाता है। अब से क्या होगा, 21 की जगह 22 रुपए। ऑल्सो एटीएम इंटरचेंज फी जो है इसे भी इंक्रीज किया गया। एटीएम इंटरचेंज फी का मतलब, लेट्स से मेरे पास एसबीआई का कार्ड है और मैं चला गया पीएनबी के बैंक में, पीएनबी एटीएम पे। अब क्या होगा, एसबीआई जो है वो पीएनबी को क्या करेगा, पे करेगा ऑन योर बिहाफ, और आप अल्टीमेटली आपसे ही चार्ज करेगा। तो यहां पे एटीएम इंटरचेंज फी जो है इसे भी इंक्रीज किया जा रहा है। अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि मनी वगैरह विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको 19 रुपए लगेंगे इन प्लेस ऑफ 17, और अगर आप बैलेंस वगैरह चेक कर रहे हो तो आपको 6 की जगह 7 रुपए लगने वाले, ठीक है। इंटरचेंज फी क्या होता है, इट्स टाइम अ कस्टमर ऑफ अ बैंक यूज एन एटीएम डिप्लॉयड बाय अनदर बैंक, द फॉर्मर बैंक विल हैव टू पे अ फी टू द लैटर, है ना। तो एसबीआई का कार्ड है मेरे पास, पीएनबी के एटीएम पे चला गया, तो यहां पे एसबीआई जो है वो पीएनबी को इंटरचेंज फी देता है। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो पहले 17 हुआ करता था, अब हो गया 19, और अगर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो पहले 6 हुआ करता था, अब हो गया 7। नेक्स्ट इज टीपीआरएल यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा हैव साइंड अ एमओयू टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फॉर रेसिडेंशियल कस्टमर्स। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे बात की जा रही है बचुआ, ओ बचुआ, यहां पे बात की जा रही है किसके बारे में, कि ऐसे घर, ऐसे परिवार, ऐसे लोग, ऐसे हाउस होल्ड जो अपने छतों पर, है ना, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं, हम उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसी वजह से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कोलैबोरेट कर रहा है, तो टीपीआरएल प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमओयू साइन किया है, किसके लिए, तो रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए अंडर प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड क्लास में ले ली थी, जहां पे मैंने बोला कोलैटरल फ्री लोन आपको मिलने वाला है, 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है बचुआ, है ना, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है आपसे चार्ज किया जाएगा वो 60% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने, है ना, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना वाले सेशन को ना देखा हो, वो उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि इसे 1 साल पूरे हो गए, एंड क्योंकि अब 1 साल पूरे हो गए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कही रहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओपन्स एल्गो ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहां पे एल्गोरिथमिक सेबी अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फ्रॉम अगस्त 2025 फॉर फास्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड इंप्रूव लिक्विडिटी। तो यहां पे आप देखोगे प्रेजेंट में क्या है भैया, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनको परमिट किया जा रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब से क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स भी एल्गो ट्रेडिंग के लिए भैया परमिटेड होंगे, सेबी का ये कहना है। अगस्त 2025 से इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। नए रेट्स याद रखने हैं, एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट वाला आरबीआई की, जो लेटेस्ट वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, उसके लेटेस्ट रेट्स को याद करके जाना। तो यहां पे आरबीआई की मीटिंग हुई, 6 बाई मंथली ये मीटिंग है, जहां पे रेपो रेट को रिड्यूस किया जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट से 1 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.1, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.25 से कम किया जा रहा है। यानी कि था कितना 6.50%, अब कितना है 6.25%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स, 3 मेंबर्स सरकार के, 3 मेंबर्स आरबीआई के, 3 मेंबर्स सरकार, 3 मेंबर्स आरबीआई के। लीड कौन करेंगे, तो लीड करेंगे भैया आरबीआई के गवर्नर। कौन है इन प्लेस ऑफ शक्तिकांता दास, तो संजय मल्होत्रा साहब, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट की जा रही है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेट का भी जीडीपी निकाल सकते हो, देश का भी जीडीपी निकाल सकते हो, आपके घर का भी जीडीपी निकाल सकते हो। घर पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसका वैल्यू एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन, एक साल, क्वार्टरली, 6 महीने, पूरे साल, है ना, ऐसे। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की जा रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 कितना 6.7%। इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया जा रहा है 4.2%। अर्ज किया है। अगला न्यूज क्या कह रहा है, अगला न्यूज कह रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है ना, स्पेशल बैंकिंग सर्विसेज किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो भैया यहां पे देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है और एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। क्या कह रहा है भैया, यहां पे फिक्स डिपॉजिट जब आप करोगे आपको एडिशनल 0.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
साथ ही साथ बुजुर्ग जो है बहुत इजी टारगेट होते हैं किसके, साइबर क्राइम्स के, तो उनको यहां पे साइबर इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है 2 लाख तक का। ऑल्सो 1 साल की मेडिबडी हेल्थ मेंबरशिप मिलने वाली है, फ्री डॉक्टर वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी मिलने वाली है। मेडिबडी के जितने भी है ना, मतलब जितने भी इसके नेटवर्क फार्मेसीज है वहां जाके अगर आप दवाई खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। साथ ही साथ मेडिबडी आपको भैया 500 रुपए का वॉलेट भी देने वाला है। आप अब ये कहोगे कि भैया स्कीम तो लॉन्च किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, तो ये मेडिबडी कहां से आ गया? तो मेडिबडी के साथ आईडीएफसी ने कोलैबोरेट किया होगा, है ना। मान लो मैंने बोला कि भैया मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, लेट्स से मेरी एक यूट्यूब पे चैनल है शुभम सर भाई, करंट अफेयर्स बाय शुभम सर, ठीक है। तो भैया मैंने बोला कि मैं आपको करंट अफेयर्स का कोर्स दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको मैथ्स का भी कोर्स दूंगा। तो आप बोलोगे सर कैसे मैथ्स का कोर्स दे दोगे? तो मैंने किसी मैथ्स के टीचर के साथ कोलैबोरेट किया होगा। सेम यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑलरेडी मेडिबडी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है और जिसके तहत ये सारी सर्विसेज आईस्पाइस धप्पा हो रहे हैं। सभी बार ब्राइटकॉम ग्रुप चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर फॉर 5 साल। तो यहां पे देखिए क्या किया जा रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कह रहा है भैया कि जो एम सुरेश कुमार रेड्डी जी हैं एंड विजय खंचराला जी हैं, एम सुरेश कुमार रेड्डी जो कि ब्राइटकॉम के सीएमडी है, विजय खंचराला जो कि होल टाइम डायरेक्टर है, इनको क्या कहा जा रहा है, सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए दूर रखना है। साथ ही साथ इनको कहा गया है कि आने वाले कुछ समय तक यानी 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनीज में ये टॉप पोजीशन नहीं ले सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इन्होंने क्या किया है भैया? कौन से दाल में है ना पानी नमक बेसी कर दिया है इन्होंने? तो इन्होंने क्या किया है भैया? तो ऐसे डिस्क्लोजर वायलेशंस किए हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है ऑफ फंड्स, ठीक है। तो यहां पे देखो डिस्क्लोजर वायलेशन का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए थे वो भी डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो इनको भैया आईस्पाइस धप्पा हो गया इनका। और यहां पे देखिए टोटल ब्राइटकॉम के अलावा आप देखोगे 34 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया गया है ना। अकेले इन दोनों के ऊपर भैया 15-15 करोड़ यानी कि 30 करोड़ तो भैया अकेले इन दोनों के। नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई रिलीजेस इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू एड फिनटेक्स। फिनटेक्स का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक, है ना। सैंडबॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे आप नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो भैया यहां पे आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क किसके, फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो कि है ना, जो कि भैया फिनटेक स्टार्टअप्स को है ना सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा अपने इनोवेशन के लिए, अपने इनोवेशन के लिए। अच्छा, इस सैंडबॉक्स का उपयोग कौन कौन सी कंपनी कर सकती है? अगर उस कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ 10 लाख होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कंपनी ने जो भी टेक्नोलॉजी बनाया है वो टेक्नोलॉजी मार्केट में डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो। अरे मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया हो, मार्केट में उतरने के लिए तैयार होनी चाहिए। एंड कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए। क्या कह रहा हूं, ध्यान से। आरबीआई ने बोला कि हम फिनटेक कंपनीज को यानी कि फाइनेंशियल टेक कंपनीज को है ना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, इनोवेटिव जो टेक वो लोग बना रहे हैं उनके लिए, उनको टेस्ट करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये इसके कुछ क्राइटेरियाज है। ऐसा जो है पहला सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है बनाया गया था अक्टूबर 2021 में, ठीक है। इसके बाद टोटल 4 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो बनाए गए हैं। पहला डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड, फिर क्रॉस बॉर्डर, फिर एमएसएमई लैंडिंग एंड उसके बाद फ्रॉड प्रिवेंशन। और अब किसके लिए? तो भैया प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने इनोवेशन को चेक करिए। आरबीआई क्लियर्स टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट आर्म सेल टू फिंडी। तो यहां पे देखिए क्या हुआ है, फिंडी को भी अप्रूवल मिला है किसका, आरबीआई का, टू एक्वायर 100% स्टेक। कहां पे भैया? तो टीसीपीएसएल यानी कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन। तो फिंडी भैया टीसीपीएसएल की 100% स्टेक खरीद रही है आरबीआई को, आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। टोटल वैल्यू कितने में खरीदा है? 330 करोड़। एडिशनल अमाउंट कितना है? 75 करोड़। ये फिंडी का दूसरा बड़ा डील है ना इस साल। इससे पहले आप देखोगे बैंकेट को भी इसने एक्वायर किया था, ठीक है। साथ ही साथ जिसको खरीदा है इसने भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क को स्टैब्लिश किया था 2013 में, जिसका नाम है इंडी कैश। फिर से समझते हैं, फिंडी भैया बाहर की कंपनी है। कहां की कंपनी है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। इसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है। क्या अप्रूवल मिला है? कि भैया आप टीसीपीएसएल की 100% स्टेक खरीद लीजिए, है ना, शेयर खरीद लीजिए, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी खरीदी जा रही है। 330 करोड़ का ये वैल्यू डील है, 75 करोड़ एडिशनल मिलने वाला है। इसी साल फिंडी ने भैया क्या खरीदा था? बैंकेट को भी एक्वायर किया था। अच्छा, टीसीपीसीएल याद रखना, भारत की पहली व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क को स्टैब्लिश करने वाली बॉडी कौन है? फिंडी, टीसीपीसीएल, जिसका नाम क्या था एटीएम का? इंडी कैश। व्हाइट लेबल एटीएम्स का मतलब है वो एटीएम्स जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। आओ, 1-to-1 finance and RBI registered NBFC factor has partnered with government e-marketplace. तो 1-to-1 finance plus government e-marketplace
partnered to bring live the new enhanced version of GEM Sahay. With this, one-to-one finance become first lender on GEM Sahay 2. तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय इनिशिएटिव, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय इनिशिएटिव 2.0 पे ऑनबोर्ड होने वाली पहली एंटिटी कौन है भैया? वन-टू-वन फाइनेंस। याद रखना, जेम सहाय 2.0 पे ऑनबोर्ड होने वाली पहली एंटिटी भैया कौन सी हो जाएगी? तो जेम सहाय हो जाएगी, ठीक है, जेम सहाय। ये क्या है भैया? ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक टाइप का ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे आप बिल, अपने अनपेड बिल को डिस्काउंट कर सकते हो, अनपेड बिल को, है ना। लेट्स से भैया आपने मुझे मैंने आपको सामान भेजा, है ना, आपने मुझे उसके बदले इनवॉइस दे दिया। ये इनवॉइस आपने बोला भैया लेट्स से कोई पेमेंट, ये बेसिकली क्या है, आप भरोसा है पेमेंट का कि मैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद पैसे आपको लौटा दूंगा, ठीक है। बट इस बीच में मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म के पास जो है वो चला जाता हूँ, ठीक है, और वहां पे क्या करता हूँ, वहां पे इस अनपेड इनवॉइस को जो है आपके सामने रख देता हूं। वो मुझे या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे या तो इंटरेस्ट कुछ लेकर, है ना, पैसे आपको दे देता है, जो मेरी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर देती है, ठीक है। तो आप देखोगे स्मॉलेस्ट इनवॉइस जो है, स्मॉलेस्ट इनवॉइस, है ना, फाइनेंस बाय वन-टू-वन फाइनेंस, है ना। अब वन-टू-वन फाइनेंस, अब देखोगे वन-टू-वन फाइनेंस ने सबसे स्मॉलेस्ट इनवॉइस को जो फाइनेंस किया था वो कितने रुपए का था? 160 रुपए का। यानी कि जेम, देखो, जेम सहाय पे ऑनबोर्ड कौन हुआ? वन-टू-वन फाइनेंस। अब ये क्या करेगा? अब ये, है ना, आप इनवॉइस लेके आओगे, इसके पास इनवॉइस लेके आओगे, ये इनवॉइस आपका रख लेगा, उसके बदले आपको क्या दे देगा? पैसे दे देगा, रुपीस दे देगा, ठीक है, ध्यान में रखना। पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024, तो कैसे कैसे पेमेंट हुआ है? तो देखो कि पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट प्रेजेंट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। डिजिटल पेमेंट जो है इंडिया में ये ग्रो हुआ है टू 20,787 करोड़ ट्रांजेक्शन, है ना। वैल्यू कितना हुआ? देखो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं, वैल्यू कितना है? 2758 लाख करोड़ है, ठीक है। 2013 में, वही 2013 के अंदर डिजिटल पेमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने थे? इतने थे। वैल्यू 772 लाख करोड़ था। तो काफी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स में आपको चेंजेस देखने को मिली है। रिटेल डिजिटल पेमेंट, है ना, जब आप मर्चेंट को कर रहे हो, है ना, तो रिटेल डिजिटल पेमेंट जो है ये भी कितना पहुंच गया है? देखो 16416 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फाइनेंशियल 24 में, है ना, और पहले 162 करोड़ ट्रांजेक्शन होते थे फाइनेंशियल ईयर 13 के अंदर। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स भी आप देखोगे पिछले 5 सालों में बढ़े हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स जो है इसमें मार्जिनल इंक्रीज आपको देखने को मिला है। नंबर ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड्स तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। चलिए, शरण हेज 1% क्लब सिक्योर्स सेबी आरआईए लाइसेंस, यानी कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्हीं को हम पोर्टफोलियो एडवाइजर भी कहते हैं, है ना, इन्हीं को हम पोर्टफोलियो मैनेजर भी कहते हैं, है ना। तो द 1% क्लब secured a registered investment advisor license from SEBI. The 1% club become one of the first influencer led platform to secure SEBI का RIA license. India needs 1 million RIAs, यानी कि registered investment advisor, to bridge the financial gap. Currently we have 1300 RIAs. तो इंडिया के अंदर फिलहाल जो है 1300 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आने वाले समय पे जो फाइनेंशियल गैप है इसको फुलफिल करने के लिए हमें 1 मिलियन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत है। 1% क्लब को सभी का आरए बनने का लाइसेंस जो है वो मिल चुका है, ठीक है। सो ये हमारे बैंकिंग के न्यूज थी, ठीक है, मतलब पूरे 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में जितने भी हमने बैंकिंग की न्यूज कवर की थी वो हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की न्यूज की तरफ। तो आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है अपना नया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है चरणजोत सिंह नंदा को इन प्लेस ऑफ राजत कुमार अग्रवाल जी, ठीक है, ये 73rd प्रेसिडेंट होने वाले हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है प्रसन्ना कुमार डी को, है ना, ये 73rd वाइस प्रेसिडेंट होने वाले इन प्लेस ऑफ चरणजोत सिंह नंदा। ओथ कौन दिलाएगा? अर्जुन राम मेघवाल साहब। कॉन्स्टांटिनोस तासोलोस ये ग्रीस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कैटरीना साकिलर पोलू को। नेक्स्ट रिवीजन इज जोथाम नपट, इनको वानुतु के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये 5th प्राइम मिनिस्टर होने वाले, ये बात भी ध्यान रखना, 4 सालों में 5th प्राइम मिनिस्टर होने वाले। रोमानियन सेंट्रिस्ट लीडर टेक्स ओवर एज इंटरिम प्रेसिडेंट अहेड ऑफ रिपीट इलेक्शन। तो यहां पे देखिए रोमानिया में दोबारा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन जब तक नहीं होते हैं तो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में आपको एली बोलोजन देखने को मिलेंगे, सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे ईरान ने अनवील कर दिया है माटियर बहमान बागिरी, जो कि पहला ड्रोन कैरियर होने वाला है किसका? ईरान का। तो ईरान ने माटियर बहमान बागिरी को लॉन्च कर दिया है, जो कि ड्रोन कैरियर होने वाला है और ईरान का पहला ड्रोन कैरियर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा, है ना, इंडिया एंड एफ्टा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एफ्टा। देखो एफ्टा जो है भैया, इसको स्टैब्लिश किया गया था स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein के द्वारा, ठीक है।
इंडियन एफ्टा की बात करूं, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग ट्रेड को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया एफ्टा डेस्क को यहां पे इनॉग्रेट किया गया है। दोनों एफ्टा एंड इंडिया जो है साथ में मिलकर काम करेगी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। एफ्टा ये पहली यूरोपियन ब्लॉक है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड पैक्ट जो है वो साइन कर रही है। आने वाले 15 सालों में, आने वाले 15 सालों में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा इस पर्टिकुलर पैक्ट में। साथ ही साथ इंडिया एंड इन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो 2023-24 में कितना था, 24 बिलियन के था। ये बात भी ध्यान में रखना है। अगर मैं सिर्फ एफ्टा ब्लॉक की बात करूं तो भारत सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ कर रहा है? अगर टोटल ट्रेड की बात करूं, है ना, टोटल ट्रेड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, अगर इस ब्लॉक की बात करूं, एफ्टा ब्लॉक की, तो उसके साथ तो भारत इतने का ट्रेड कर रहा है, मतलब माल बेच भी रहा है, खरीद रहा है। बट अगर मैं सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करूं एंड इन्वेस्टर की बात करूं तो ये स्विट्जरलैंड होने वाला है। नेक्स्ट इज यूके टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंक्शन रिजीम टू स्नेल पीपल स्मगलर्स ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम। तो यहां पे यूके क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यूके ने अनाउंस किया है वर्ल्ड का पहला सैंक्शन रिजीम टू कॉम्बैट पीपल स्मगलिंग, क्राइम रिंग्स एंड ब्लॉक इलिसिट फाइनेंस ड्यूरिंग सच ऑपरेशंस। तो यहां पे देखिए, है ना, यूके पहली देश बन गई है जो कि सैंक्शंस लगाएगी, ठीक है, उन लोगों के ऊपर जो कि स्मगलिंग रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इनकी जो इलिसिट फाइनेंस है ना, जो इनके क्राइम्स को बढ़ावा दे रही है। अरे आप क्राइम तभी तो करोगे, है ना, एक बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश करके काम तभी करोगे जब आपके पास फंडिंग वगैरह आ रही है, तो उस फंडिंग को भी रोकने की बात की जा रही है। नेक्स्ट साउथ कोरिया बिकम सुपर एजेड सोसाइटी, 1 in 5 नाउ एजेड 65 और ओल्ड। तो यहां पे देखिए आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी देश, ऐसी देश, है ना, ऐसी देश जहां पे जहां पे बुजुर्गों की पॉपुलेशन, कौन से बुजुर्ग, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, 65 साल या 65 साल से ज्यादा है, अगर वहां पे, है ना, अगर वहां पे बुजुर्गों की संख्या 7% से ज्यादा है तो इसे हम एजिंग सोसाइटी कहते हैं, है ना। अगर 7%, अगर 14% है तो इसे एज सोसाइटी कहते हैं, और अगर 20% से ज्यादा है तो इसे हम सुपर एजेड सोसाइटी कहते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, साउथ कोरिया वो देश है, साउथ कोरिया वो देश है जहां पे हर 5 में से एक व्यक्ति क्या है भैया, बुजुर्ग है। हर 5 में से एक व्यक्ति क्या है, बुजुर्ग है। इसका मतलब ये 20% लोग बुजुर्ग हैं, 20% लोग बुजुर्ग हैं। 20% वाले बुजुर्ग वाले लोग भी किस कैटेगरी में आते हैं, तो इस कैटेगरी में, है ना। 20% से ज्यादा के लोग, ऐसी देश जहां पे 65 साल से उम्र के ज्यादा लोग रहते हैं, अगर 20% से ज्यादा लोग जो है वो 65 साल से ज्यादा के, तो उनको सुपर एज सोसाइटी कहते हैं। तो साउथ कोरिया जो है सुपर एज सोसाइटी हो गया, ठीक है। लगभग आप देखोगे टोटल लोग कितना रहते हैं, 51 मिलियन रहते हैं, जिसमें से 10.24 मिलियन लोग जो है उनकी उम्र 65 या 65 साल से ज्यादा है। और ये दिक्कत वाली बात इसलिए है ना, क्योंकि बुजुर्ग जो है भैया, उनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट तो होता नहीं है, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ ही साथ वो अपने साथ हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल बर्डन जो है इकोनॉमी में बढ़ जाता है। पनामा जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, है ना, या जिसे हम न्यू सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, जिसे इनिशिएट किया गया था चाइना के द्वारा 2013 के अंदर। कहा गया था चाइना के द्वारा कि हम 150 देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जैसे हम पोर्ट्स बनाएंगे, हम रेलवेज बनाएंगे, हम एयरपोर्ट्स बनाएंगे, रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे। तो 150 देशों के से ज्यादा के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। तो पनामा पहली लैटिन अमेरिका कंट्री है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ रही है। पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ज्वाइन कब किया था, 2017 में। इसे इनिशिएट किया गया है 2013 में, मैंने इस इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं। डिफेंस अफेयर्स की न्यूज के बारे में बात कर ले तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है जिसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साइक्लोन कंडक्ट किया जा रहा है, कहां पे, राजस्थान के अंदर। ये एक्सरसाइज साइक्लोन तीसरा एडिशन होगा, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होगा। 10 से 23 फरवरी के बीच में से कंडक्ट किया जाएगा। भारत की तरफ से भैया 2 बैटालियन पार्टिसिपेट करेगी पैरा एसएफ की, ठीक है। ऑल्सो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट भी होता है, जिसका लास्ट एडिशन जो है इजिप्ट में ही हुआ था जनवरी 2024 में। ईरान ने इनॉग्रेट कर दिया है शहीद बागेरी, जो कि पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप होने वाला है, ठीक है। 180 मीटर का रनवे है, 22,000 नॉटिकल माइल्स ये विदाउट फ्यूलिंग का चल सकता है, यानी कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसकी, है ना। अगला प्रश्न इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 642 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। हम लोग क्या खरीदना चाहते हैं, EON-51, ठीक है। तो EON-51 क्या है, पेट्रोल वेसल्स है। क्या है भैया, पेट्रोलिंग के काम आएगा, मॉनिटरिंग के काम आने वाला है, पेट्रोल वेसल्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सब कंप्लीट्स डिलीवरी ऑफ A24 एंटी टैंक वेपन टू इंडियन मिलिट्री। तो भैया सब, है ना, स्विट्जरलैंड की एंटिटी है। कहां की है सर,
बाउजी ये स्विट्जरलैंड की एंटिटी है। स्विट्जरलैंड में ये कहां से है? स्टॉकहोम से है सर। कहां से है सर? ये स्टॉकहोम से बिलोंग करती है ना। भारत एंड साब, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड साब के बीच में एक डील साइन हुआ था, जहां पे हम इनसे एंटी टैंक वेपन्स की डिमांड कर रहे थे। तो यहां पे A24 डिस्पोजेबल एंटी टैंक वेपन्स को डिलीवर किया जा चुका है, डिलीवर किया गया है भैया इंडियन मिलिट्री को। ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे हरियाणा के झज्जर में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी स्टैब्लिश ऑलरेडी लास्ट ईयर कर दिया था। ठीक है, ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है। इसकी वेट जो है 9 kg होती है, रेंज होता है 200 मीटर। और अब तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? अब तक हम लोग कार्ल गुस्ताव इस्तेमाल कर रहे थे। डिस्पोजेबल एंटी टैंक वेपन का मतलब क्या होता है? कंधे पे रख के आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में, है ना, बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा सुनील शेट्टी को बोलते हो, है ना, धरती मेरी मां है ना, और धम से मारता है। तो यही होता है एंटी टैंक वेपन। ठीक है, ये पोर्टेबल होता है बच्चा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट 10147 करोड़ का, इस फॉर पिनाका एम्यूनेशन। तो पिनाका के लिए हम एम्यूनेशन खरीदना चाहते हैं। पिनाका क्या है? तो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पिनाका क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। तो भैया बारूद तो चाहिए होगी ना। आपने बंदूक खरीद लिया पर आपने एम्यूनेशन नहीं खरीदा, गोली नहीं खरीदी, तो उस बंदूक का क्या करोगे? आइस पाइस धप्पा हो जाएगा आपका। तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसके लिए एम्यूनेशन खरीदेंगे। कितने का भैया? तो आप देखोगे दो एंटिटीज के साथ हम डील साइन कर रहे हैं, है ना, इतने रुपया का। कितने रुपया का? इतने रुपया का। नेक्स्ट इज रैंक रिपोर्ट्स की बात हो रही है। अर्ज किया है ना, दुनिया के टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स, है ना, ऐसे एथलीट्स जिनकी आमदनी सैलरी बहुत ज्यादा है भैया, बहुत बहुत ज्यादा है। उस लिस्ट में नंबर 1 पे आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखने को मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पे आपको स्टीफन करी देखने को मिलेंगे। एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको लियोनेल मेसी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 25। याद रखना, फोर्ब्स की ये लिस्ट है, 2014 में पहली बार इसे पब्लिश किया गया। इसमें वो लोग हैं, कौन से लोग? जिनकी उम्र 30 साल या 30 साल से कम है, और वो 19 अलग अलग कैटेगरीज में, है ना, टोटल 19 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। 19 कैटेगरीज में अगर आप बहुत बेहतरीन, है ना, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहे हो, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहे हो, तब ये अवार्ड आपको दिया जाता है। तो 19 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। 2014 में पहली बार दिया। कौन देता है? फोर्ब्स देता है। और ये आपको लिस्ट आपके सामने है। देखो एग्री टेक्नोलॉजी में कौन अच्छा काम कर रहा है, एआई में कौन कर रहा है, आर्ट, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B, क्लीन एनर्जी, डिजाइन, आर्किटेक्चर, डिजिटल कंटेंट, ई कॉमर्स, रिटेल, एजुकेशन, एंटरप्राइज, एंटरटेनमेंट, फैशन, फाइनेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, म्यूजिक, एनजीओ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स। ठीक है, आओ एशिया की 20 रिचेस्ट फैमिलीज की लिस्ट आ गई है, यानी कि एशिया में रहने वाली ऐसी फैमिलीज जो कि सबसे अमीर है। तो इसमें देखिए टॉप 5 में आपको दो इंडियन फैमिलीज देखने को मिलेगी। नंबर 1 पे आपको मुकेश अंबानी, इनकी नेटवर्थ है 19.5 बिलियन। एंड फोर्थ नंबर पे आपको मिस्त्री फैमिली, जिनकी नेटवर्थ है 37.5 बिलियन। बाकी का आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स क्लियर स्काइज 2025 एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इंडियन सिटीज। देखिए अगर आपको एयर क्वालिटी के बारे में पता करना है कि किस शहर का एयर क्वालिटी कैसा है, तो याद रखें, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 0 से 500 के बीच में होती है। अगर आप इसके नजदीक हो यानी कि भैया आपका कंडीशन सीवियर है। ठीक है, और अगर आप इसके नजदीक हो तो यानी क्वालिटी जो है बेस्ट है, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। आप समझ रहे हो? तो जो 500 के नजदीक होगा वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी, और जो 0 के नजदीक होगा वहां पे सिचुएशन अच्छी होगी। यहां पे आपको दो चीजें मिलती हैं, एक पर्टिकुलर मैटर 2.5 और एक पर्टिकुलर मैटर 10। पर्टिकुलर मैटर 2.5 का मतलब या पर्टिकुलर मैटर 10 का मतलब क्या होता है? तो यहां पे देखो 2.5 का मतलब होता है ना, 2.5 का मतलब होता है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर मतलब 2.5 डायमीटर के, ध्यान समझना, 2.5 डायमीटर के वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल। अब ये बहुत छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि आपने आराम से इसे सांस में भर लिया। ठीक है, आराम से सांस में चला गया। अब PM10 जो होगा उसकी डायमीटर 10 है, तो ये बड़ी है। हो सकता है आप इनहेल ना कर पाओ प्रॉपर तरीके से, बट इसे तो इनहेल कर ही लोगे। इस वजह से ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो कौन सी सिटीज आप देखोगे? इंडियन सिटीज अचीव एन एवरेज 27% रिडक्शन। तो इंडियन सिटीज जो है ये 27% का रिडक्शन कर रही है, किसका? पर्टिकुलर मैटर 2.5 पॉल्यूशन लेवल का, 2019 से लेकर 2024 के बीच में। देखिए
ये जो न्यूज होते हैं ना जिसमें बहुत सारी डेटा होती है, अगर मैं इसे समझाने बैठूंगा तो इस न्यूज में कम से कम 5 मिनट लगेगा, ठीक है, बट क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से ज्यादा है, तो हमें उस हिसाब से सेशन को बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं रखना है और कोशिश करना है चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे ना, या वीकली के तौर पे जब रिवीजन कर रहे होगे, तो आपको थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा, इन डेटा को एक बार और अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, अगर मैं इन डेप्थ चीजों को कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मैं डेली इन डेप्थ आपसे प्रिपेयर आप इन डेप्थ क्लासेस लेता हूं, ठीक है, उसमें हमारे पास काफी समय होता है। एडवांस प्रोडक्शन एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, है ना, तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, भारत के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या है, तो पहला ये एडिशन है। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 362.9 मिलियन टन, ठीक है, जो कि 2023-24 से ज्यादा है। अच्छा, क्रॉप्स उगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास लैंड भी होना चाहिए। टोटल लैंड का कितना इस्तेमाल किया है, तो हमने 28.84 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। टोटल वेजिटेबल का आउटपुट हमने देखा, ये इंक्रीज हुआ है 2145.63 टन 2024-25 में। फ्रूट का प्रोडक्शन ये इतना पहुंच गया है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इतना रहा, स्पाइसेस का इतना रहा, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टर्न अराउंड टाइम, है ना, कि किस देश के अंदर, जो आपने देखा होगा पोर्ट्स के अंदर ना वो होते हैं कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, तो कंटेनर्स कितने मिनट में खाली होके दोबारा, कितने घंटे में खाली होके दोबारा भरा जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोबारा तैयार है माल को लेके जाने के लिए। तो यहां पे देखो इंडिया का जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस स्कोर के अंदर, वो कितनी है, 38 है, ठीक है। बट इंडिया की रैंकिंग इन ग्लोबल रैंकिंग इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में इंडिया की रैंकिंग 22 है, बट ओवरऑल आपको 38 देखने को मिलेगा। टर्न अराउंड टाइम जो है सबसे कम किसका है, भारत का है 0.9 डेज, ठीक है। यूएसए का 1.5 डेज, ऑस्ट्रेलिया का 1.7, जर्मनी का 1.3, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया ने सभी पैरामीटर्स के अंदर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको रैंकिंग एंड ऑल जो है वो दी जाती है, इस पे सभी इंडिया ने सभी पैरामीटर्स पे अच्छा काम किया है। गॉट माय पॉइंट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसे रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंकिंग 96 है, ठीक है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 93 थी, यानी कि भैया हमने खराब परफॉर्म किया है ना, हम करप्शन के नजदीक चले गए हैं, गले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन के साथ, ठीक है। और डेनमार्क जो है वो लगातार 7वीं बार आप देखोगे, है ना, टॉप कर रहा है, यानी कि बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया लीड्स इन मोबाइल यूसेज रेसेस कंसर्न ऑफ स्क्रीन एडिक्शन, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किसका है, किस देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि कितना घंटा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो आप देखोगे भारत ने 1.12 ट्रिलियन आवर्स बिताया है ना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए 2024 के अंदर, ठीक है। इंडिया रिपोर्टेड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 13% इन 2024 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट डिवाइसेस। अब देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल डेटा कंजप्शन पर सब्सक्राइबर, यानी कि ऑन एवरेज एक व्यक्ति कितना मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें भी हम सबसे टॉप पे है। सबसे अफोर्डेबल रेट पे भैया इंटरनेट प्रोवाइड करने के मामले में भी हम टॉप पे है, याद रखना, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है भारत, पहले नंबर पे भैया कौन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। इंडिया रिटेन्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली फॉर लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। लीड का मतलब होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ठीक है। तो अगर आपके पास लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, यानी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले आपने इन्वायरमेंट वाली चीजों को कंसर्न में रखा था, है ना, आपने ये ध्यान में रखा कि भैया, आपने ये ध्यान में रखा कि क्या मेरे इस हरकत से क्या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, या उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, उन एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को इंपैक्ट हो रहा है क्या। तो इसको हम कहते हैं लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो यहां पे आप देखोगे एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स फॉर लीड, इसे रिलीज करता है यूएस एजेंसी, जिसे हम यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नाम से जानते हैं, है ना। इस मामले में देखो अच्छा काम करने के मामले में चाइना टॉप पे है, सेकंड नंबर पे कनाडा आपको देखने को मिलेगी। इंडिया आपको थर्ड पोजीशन पे, इंडिया के अंदर 370 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, है ना, बिल्डिंग्स हो, स्पेसेस हो, जो कि 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर में फैले हुए हैं और इनको ये सर्टिफिकेशन मिला है ग्रीन किसका भैया, तो लीड सर्टिफिकेशन मिला है बेसिकली, ठीक है। लैंडस्लाइड डैम स्टडी इन उत्तराखंड इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आईटी रुड़की के 2 विद्यार्थी हैं, एक का नाम है शिवानी जोशी, एक का नाम है श्री कृष्णन शिवा सुब्रमण्यम। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है या एक स्टडी पब्लिश किया है जिसका नाम है लैंडस्लाइड डैम स्टडी इन उत्तराखंड, है ना। ऐसे डैम्स जो कि लैंडस्लाइड की वजह से, जिन्हें हम नेचुरल लैंडस्लाइड डैम्स के नाम से भी जानते हैं, इससे रिलेटेड एक डेटा है। कहा जा रहा है कि अलकनंदा रिवर जो कि उत्तराखंड से बहती है, उत्तराखंड में बहती है,
है ना, ये मोस्ट वल्नरेबल है, ठीक है, टू लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम्स, ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से होने वाले नेचुरल डैम्स के लिए, है ना। अब देखोगे सबसे वल्नरेबल कौन है, अलकनंदा, इसके बाद मंदाकिनी, धौली गंगा, भागीरथी है। मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की बात करूं लैंडस्लाइड डैम्स की वजह से तो ये चमोली है, ठीक है। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का मतलब होता है एक वो पीरियड जब सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स की तादाद हुआ करती थी, आइस एज की बात की जा रही है, जब ग्लेशियर्स, आइस शीट्स अपने मतलब सबसे मतलब आउटमोस्ट उस पे थे, पॉसिबिलिटी पे थे। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने रिलीज किया है नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे चाइल्ड रोड सेफ्टी की बात की जा रही है ना। यहाँ पे नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एक्सीलेंट रोड सेफ्टी भारत की बात की जा रही है, इसे रिलीज कर रहा है यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड निमहंस के द्वारा। निमहंस को रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जहां पे इंडिया के अंदर देखो 5 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि नॉन फेटल इंजरीज जो है उसका शिकार हो रहे हैं हर साल, यानी कि ऐसी इंजरीज जो कि फेटल नहीं है, मरोगे नहीं, बट बिटवीन 2011 से 22 1,98,236 रोड फैटेलिटीज जो है वो देखने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा आपको 14 से 17 साल के बीच में, ठीक है। रोड ट्रैफिक इंजरीज जो है ये मेजर कॉज है बच्चों की जान जाने में, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तो द नेक्स्ट न्यूज इज ऑर्डिनेंस बिल्स एंड एक्ट्स, है ना। देखते हैं भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 को लोकसभा में प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये बिल क्या करेगी भैया, इस बिल के पास होने के बाद भारत का पहला यानी कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा त्रिभुवन सहकार यूनिवर्सिटी। सर ये त्रिभुवन कौन से व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था भैया, आमूल को स्टैब्लिश किया था। पूरा नाम क्या है, त्रिभुवन दास पटेल, है ना। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 हैज बीन प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। अब ये बिल को जब एसेंट मिल जाएगा, एसेंट मिलने के बाद, है ना, भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिसका नाम होगी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर। और ये त्रिभुवन पटेल साहब ये वही हैं जिन्होंने आमूल को स्टैब्लिश किया। स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स को कितना प्राइज अमाउंट मिलने वाला है जब वो जीतेंगे। तो देखो जिन भी टीम्स ने पार्टिसिपेट, जो भी टीम पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, सभी 8 टीम्स को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। विनर को भैया 19.50 करोड़ मिलेगा, रनर को इतना 9.72 करोड़ मिलेगा, एंड सेमीफाइनलिस्ट को इतना मिलेगा। टोटल कितनी पार्टी जाएगी, इतनी पार्टी जाएगी, है ना। ये टूर्नामेंट कहां पे हो रहा है, तो पाकिस्तान एंड यूएई के अंदर, यूएई में भी कहा, दुबई के अंदर। विमेन प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन की शुरुआत हो चुकी है ना, 14 फरवरी 2025 से ये तीसरा एडिशन है। तो पहला एडिशन किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने, दूसरा आरसीबी ने, एंड तीसरा एडिशन जो है अब शुरू हुआ है। नेक्स्ट इज पंकज अडवाणी, ये बिलियार्ड प्लेयर है ना। आपने देखा होगा 8 बॉल पूल, स्नूकर सुना होगा। तो पंकज अडवाणी ने अपना 36th ओवरऑल नेशनल गोल्ड जीता है ना। मतलब इनका एक बहुत ही वास्ट करियर रहा है ना, बिलियार्ड्स का, स्नूकर का। तो इसमें ये इनका 36th नेशनल गोल्ड है। ऑल्सो 10th मेंस स्नूकर टाइटल क्राउन होने वाला है। तो 91st एडिशन हुआ किसका, बिलियार्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप का, कहां पे, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया बिलियार्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये चीजें रिवीजन के टाइम पे मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। क्योंकि आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक का पेपर देने जाओगे तो वहां पे स्टैटिक वाली चीजें या ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है। ओएनजीसी के एम्प्लॉय है प्रेजेंट में। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विमेन खिलाड़ी को मैच फिक्सिंग के मामले में 5 सालों के लिए बैन किया गया है। किसने किया है, आईसीसी ने। इस महिला खिलाड़ी का नाम है शोले अख्तर, बांग्लादेश से बिलोंग करती है। अगली न्यूज इज आईसीसी ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन ओपनर शिखर धवन को एज वन ऑफ द 4th इवेंट एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे हो रहा है, पाकिस्तान है, यूएई के अंदर हो रहा है, यूएई में, दुबई में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे 4 जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स थे, है ना, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो आप देखोगे यहां पे कौन कौन है, टिम साउदी देखने को मिलेंगे, कहां के, न्यूजीलैंड के टिम साउदी, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, और इंडिया की तरफ से आपको कौन, तो हमारे गब्बर साहब, है ना। नेक्स्ट इज नेशनल गेम्स 2025, ये कंक्लूड हुआ। किस राज्य में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। लास्ट टाइम कहां हुआ था, गोवा में हुआ था। इस बार ये कौन सा एडिशन था, 38 एडिशन था, जहां पे आप देखोगे, है ना, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये सबसे ज्यादा मेडल जीत रही है। देखो अगर मेरे पास गोल्ड कम है, बाकी मेडल्स बहुत ज्यादा है, और किसी के पास बाकी मेडल्स बहुत कम है पर गोल्ड ज्यादा है, यानी कि वो रैंक 1 में आएगा, है ना। तो आप देखोगे 121 मेडल जीता है किसने, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, जिसमें 68 गोल्ड है। और यहां पे आप देखोगे
महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीता है, बट इनके पास गोल्ड कम है, यानी कि भैया ये फर्स्ट पोजीशन पे होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बिकम द फिफ्थ इंडियन बॉलर टू सिक्योर 600 इंटरनेशनल विकेट, है ना भैया, भारत की तरफ से 600 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पांचवें इंडियन बॉलर कौन बन गए हैं, तो रविंद्र जडेजा बन गए हैं। ठीक है, रविंद्र जडेजा बन गए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले आप देखोगे अनिल कुंबले, रविचंद्र अश्विन, हरभजन सिंह, कपिल देव, ये ऑल फॉर्मेट्स मिलाकर इतना विकेट ले रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी अपने ऑल फॉर्मेट्स मिलाकर इतना विकेट ले रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये दूसरे इंडियन ऑलराउंडर है जिनके 300 से ज्यादा विकेट्स, 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स एंड 3000 से ज्यादा टेस्ट रन होने वाले हैं। इससे पहले भी आपको कौन देखने को मिलेंगे, कपिल देव साहब देखने को मिलेंगे। सॉरी, ये दूसरे ही ऐसे ऑलराउंडर इंडिया की तरफ से जिनके 600 से ज्यादा विकेट्स सभी फॉर्मेट में, 6000 से ज्यादा रन सभी फॉर्मेट में। इससे पहले आपको कपिल देव साहब देखने को मिले। नेक्स्ट इज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जिनका नाम है सिमोना हालेप, रोमानिया से बिलोंग करती है, जिन्होंने 2018 के फ्रेंच ओपन सिंगल्स टाइटल में, है ना, मतलब खिताब जीता था, एंड विंबलडन 2019 में भी सिंगल्स टाइटल जीते थे। ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनके पास 22 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन 2 टाइटल्स भी होने वाले हैं। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की बात हो रही है, तो यहां पे ये कहां पे हो रहा है भैया, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, इंडिया ने। कितने मेडल, 12, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 6 ब्रोंज। सेकंड पोजीशन पे थाईलैंड जिसके पास 3 गोल्ड है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। Next is Odisha government has announced a 3-year sponsorship deal for the Indian national खो-खो टीम। तो अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने पहला खो-खो वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया, जहां पे अब उसके बाद क्या हो रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट जो है आने वाले 3 सालों तक 5-5-5 यानी कि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी खो-खो टीम के ऊपर, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2027 के बीच में, टोटल दिसंबर 2027 के बीच में टोटल 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि हर साल 5 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे हमारी नेशनल खो खो टीम के ऊपर। जिल टिचमैन हैज वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द मुंबई ओपन 2025। तो यहां पे मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि कहां पे हुआ, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में। ये 3 से लेकर 9 फरवरी के बीच में कंडक्ट हुआ, जहां पे दिल टिचमैन, ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर है, ठीक है, और वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी रैंकिंग 117 है। ये वुमेन सिंगल्स के टाइटल जीत रहे हैं। डबल्स के फाइनल में आप देखोगे एलिना प्रिडनकिना एंड अमीना अंशबा, रशिया से बिलोंग करते हैं, ये जीत रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कायरिन जैक्वाट वॉन द चेन्नई ओपन 2025। तो ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट है। कौन जीत रहे हैं, मेंस कैटेगरी में कायरिन जैक्वाट जीत रहे हैं। ठीक है, याद रखना। एंड मेंस डबल्स कैटेगरी में शिनतारो मुचिजुकी एंड काइटो ओइसुगी जीत रहे हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है रोहित शर्मा has entered the top 10 रन गेटर्स इन ओडीआई क्रिकेट, है ना। ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स की सूची में, है ना, 10वें पोजीशन पे पहुंच गए हमारे रोहित शर्मा साहब। ठीक है, तो रोहित शर्मा एंटर द टॉप 10 रन गेटर्स इन ओडीआई क्रिकेट, है ना। सेकंड ओडीआई में जब इन्होंने रन स्कोर किया, उसके बाद इनके टोटल 267 ओडीआईस में, है ना, 10,987 रन होने वाले हैं विद एन एवरेज ऑफ दिस, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ दिस। ये बात भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लोवलीना बोर्गेन बैग्स गोल्ड, शिवा थापा विंस सिल्वर एट 38 नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। तो ये देखो, इससे पुराना न्यूज है। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया कि 38 नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में, जहां पे सर्विसेज को सबसे ज्यादा मेडल मिल रहे हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इंडिविजुअल कैटेगरी में आप देखोगे तो वुमेन 75 केजी कैटेगरी में लोवलीना बोर्गेन ने वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मेन 63.5 केजी कैटेगरी में आप देखोगे शिवा थापा जो है सिल्वर जीत रहे हैं, वंशज को इन्होंने हराया। ठीक है, 66 वेल्टर वेट इवेंट होगा, यहाँ पे अंकुशिता बोरो तीसरी बार गोल्ड मेडल जीती है नेशनल गेम्स में। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात करूं तो कर्नाटका ने रिवैम्प किया है सिंगल विंडो सिस्टम, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनहांस करेगा, इन्वेस्टर्स को जो है वो क्या करने वाला है, ल्यूर करने वाला है, ताकि इन्वेस्टर्स कर्नाटका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, है ना। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया जा रहा है। 150 बिजनेसेस यहां पे इंटीग्रेट करके काम करेंगे। इन कर्नाटका की 30 स्टेट डिपार्टमेंट्स भी यहां पे साथ मिलकर काम करेंगे। प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है, कहां पे, मणिपुर के अंदर, और ये 11वीं बार है कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है कहां पे, मणिपुर में, टोटल 11वीं बार। ठीक है, एंड सबसे लंबे समय तक की बात अगर मैं करूं, सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में इंपोज हुआ था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है, जो बीरेन सिंह है, कौन, तो मणिपुर के सीएम, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि इन्होंने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये वायलेंट रूप ले चुका है, इसे बहुत सही तरीके से मैनेज नहीं किया। काफी लंबे समय से चीजें चल रही है ना, कुकी और मीटी मिनिस्ट्री ट्राइब के बीच में।
माजा बिकम्स कोको कोला का तीसरा बिलियन डॉलर ब्रांड इन इंडिया, है ना। माजा जो है वो किसकी ब्रांड है, तो कोको कोला की ब्रांड है ना। तो कोको कोला की तीसरी ब्रांड जिसने भैया बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन अचीव कर ली है। तो आप देखोगे इससे पहले थम्स अप, स्प्राइट, अब माजा। माजा पहले लॉन्च किया गया था रमेश चौहान के द्वारा 1970s में, बट बाद में कोको कोला ने इसे एक्वायर कर लिया था, खरीद लिया था। मुंबई रिकॉर्ड्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो एक ऐसा सिंड्रोम जो कि आपके मसल्स को वीक कर देता है, ठीक है। इसका नाम गुलियन बेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीन वो व्यक्ति थे जिन्होंने, है ना, ये व्यक्ति थे, ये हटा दो, ठीक है। तो आपको पीपीटी मिला होगा, उसमें चेंजेस। गुलियन बेयर ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1916 में इसको डिस्कवर किया था। हालांकि इसके बारे में बातें जो है 1859 में बैप्टिस्टे नाम के बायोलॉजिस्ट ने भी की थी। बैप्टिस्टे, ठीक है, बैप्टिस्टे, काफी बड़ा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट सेटअप कमिटी टू टैकल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन प्रोसेस फूड। तो जो आप प्रोसेस फूड खाते हो ना, तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग लिख देते हैं, इसमें इतनी कैलोरीज है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत सही है, आपकी किडनी के लिए बहुत सही है, आपके लीवर के लिए बहुत सही है ना। तो मिसलीडिंग चीजें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी प्रोसेस फूड पैकेट्स के ऊपर। तो इसको यहाँ पे, ठीक है, खत्म करने के लिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए एक 19 मेंबर्स की कमेटी को फॉर्म किया गया है, जिसको लीड करने वाले हैं यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान साहब। नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है मैत्री 2.0। इसलिए तो महाराष्ट्र के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करने के लिए। पर यहां पे मैत्री का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेट किया है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिसेंट जो मीटिंग है वो कहां हुआ था, डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। हालांकि यू विल सी द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कॉलोनी स्विट्जरलैंड। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट इज जन भागीदारी से जन कल्याण। ये कैलेंडर का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का थीम होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है। ये कैलेंडर लॉन्च किया गया है रेल भवन में, किसके द्वारा, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर होने वाले हैं। ये कैलेंडर 13 अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है, डिजाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर कैलेंडर को बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से मोटिव के साथ शुरू हो रही है, वेलफेयर ऑफ ऑल। यूनिटी डे मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्टूबर को, है ना, सरदार पटेल जी को याद करते हुए। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भी, है ना, नवंबर के हाइलाइट्स को यहाँ पे रखा गया, मतलब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम रख रहे हैं। नेक्स्ट इज एन इवेंट नेम्ड समर्पण समारोह। ये कहां पे हुआ, तो ये न्यू दिल्ली के वाइस रिगल लॉज में हुआ, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन के द्वारा, जहां पे दिल्ली फाउंडेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन ने अंडर द स्कीम प्रोजेक्ट सशक्त बेटी एंड अंडर द स्कीम प्रोजेक्ट ई दृष्टि, है ना, क्या बांटे हैं, तो फ्री लैपटॉप्स एंड पैड्स बांटे हैं। देखो प्रोजेक्ट सशक्त बेटी के अंदर हमने क्या किया, फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हो या फिर ऑर्फन हो, जिनकी कोई भी पेरेंट्स नहीं, उनको हमने लैपटॉप्स वगैरह दिए। और प्रोजेक्ट ई दृष्टि के अंदर, है ना, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने टैबलेट्स बांटे हैं, ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह भी लॉन्च हुआ है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड 1 रैंक 1 पेंशन। तो यहां पे 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जा रही है, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है। तो यहां पे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जिसे स्टैब्लिश किया जाता है कब, अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2007। तो यहां पे 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जा रही है, यानी कि भैया प्री मेच्योर जो रिटायरमेंट जिन आर्मी ऑफिसर्स ने, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स ने लिया है ना, जिसने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया है बिफोर 1 जुलाई 2014, है ना, जिसने 1 जुलाई 2014 से लेकर 6 नवंबर 2015 के बीच में लिया है, ठीक है। और जिसने ओआरओपी यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी के बाद यानी कि 7 नवंबर 2015 के बीच में लिया है, इन तीनों को यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर शामिल करने की बात की जा रही है, ये ट्रिब्यूनल ने बता रहा है। नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलरेसिस। याद रखना भैया, यहां पे जेपी नड्डा साहब जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे, इन्होंने लॉन्च किया है एनुअल नेशन वाइड एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, जो कि टारगेट कर रही है लिम्फेटिक फिलरेसिस को खत्म करने की, है ना। याद रखना, ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन है, ये भारत के 111 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे इसके केसेस बहुत ज्यादा है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको 13 अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखना भैया, ये पैरासाइट्स की वजह से, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट की वजह से होता है और ट्रांसमिट होता है किसकी वजह से, मॉस्किटोज की वजह से। गवर्नर लॉन्चेस ब्राइल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान सबको पढ़ना चाहिए। क्या ये संविधान पढ़ने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का अधिकार, समझने का अधिकार सिर्फ
हमारे पास है, जो लोग देख सकते हैं नहीं, कि अधिकार हर एक इंडियन सिटीजन के पास है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। तो यहां पे देखिए, थावरचंद गहलोत साहब जो है ना, ये कर्नाटका के सीएम हो जाएंगे। इन्होंने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बुक, एक ऐसा वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक निकाला है जो कि ब्राइल इनेबल्ड है, यानी कि विजुअली इंपेयर्ड लोग भी इसे पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट इज वीरेंद्र कुमार चेयर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फॉर द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, है ना। ये मीटिंग किसके बारे में थी? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे लॉन्च किया गया था 2021-22 में। और जब इसे लॉन्च किया गया था ना, तो 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इसमें मर्ज किया गया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्कीम के कंपोनेंट्स क्या है भैया? आदर्श ग्राम बनाना है, ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना है, एंड अनुसूचित जाति को हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है। फोर्ट विलियम आर्मीज ईस्टर्न हेडक्वार्टर रिनेम्ड विजय दुर्ग। तो यहां पे देखिए, जो फोर्ट विलियम है, जो आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अब तक हमारी आर्मी का ईस्टर्न कमांड हुआ करता था, अब फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। विजय दुर्ग इसलिए किया गया है ना, विजय दुर्ग भैया इसलिए किया गया है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट फोर्ट हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम पे, जहां से, है ना, एक कोस्टल एरिया था, शिवाजी महाराज के टाइम का हुआ करता था। साथ ही साथ जो किचनर हाउस था, ठीक है, ये फोर्ट विलियम के अंदर आपको एक किचनर हाउस देखने को मिलता था, इसका नाम रखा गया है मानेक शॉ हाउस। ऑल्सो आपको एक साउथ गेट देखने को मिलता था, जिसका नाम अब शिवाजी गेट रख दिया गया है। 1781 में आपको ये फोर्ट विलियम को स्टैब्लिश किया गया था, ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टैब्लिश किया है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसलिए तो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के लिए इसे इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी होगी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। यहां पे भैया हम लोग 6.5 लाख विलेजेस की, है ना, 6.5 लाख विलेजेस किसके? भारत के, है ना, उनके कल्चरल हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करने की बात भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रूरल होम्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू स्मार्ट होम्स अक्रॉस स्टेट। तो यहां पे स्मार्ट होम्स का मतलब क्या है? इंटरनेट होगा भैया उन घरों में। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम लोग 25,000 गांव, यानी कि गुजरात के 25,000 गांवों तक हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए फाइबर टू फैमिली इनिशिएटिव, ठीक है, और इसे लॉन्च किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं, हम उन तक इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट इज इनकोइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करेगी। ध्यान रहे, इसका काम क्या है? इसका काम है भैया, है ना, ओशियन रिलेटेड फोरकास्ट करना। कोई फ्लड का सिचुएशन तो नहीं है भैया, है ना, फिशिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ये भी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इनकोइस ने अपना 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऑन इट्स 26 फाउंडेशन डे, जो इसने 3 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट किया। एक होगा हिल्सा फिशरी एडवाइजरी और एक होगा इनकोइस ग्लोबल ओशियन री एनालिसिस। हिल्सा क्या है भैया? फिश है, खा के देखना मजेदार होता है, सरसों की ग्रेवी हो, हिल्सा का मछली हो, हालो। जीएमआर एयरपोर्ट ज्वाइंस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। देखो, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है गुरुजी? यूनाइटेड नेशंस का काम है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। बट यूनाइटेड नेशंस के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। ये वो इनिशिएटिव है, ये जो कि इंश्योर करने का काम करता है कि भैया आपके यहाँ पे, आपके एयरपोर्ट्स के अंदर इन 10 प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जा रहा है कि नहीं। जैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, लेबर राइट्स के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम क्या कर रहे हैं, एंटी करप्शन के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो भारत की जीएमआर एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली, हैदराबाद, गोवा एंड इंडोनेशिया के मिडल में आपको, है ना, एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हुए नजर आएंगी। ये भैया यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंदर शामिल हो रही है, ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसे याद रखना, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट को स्टैब्लिश किया गया था 26 जुलाई 2000 के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है जोमैटो बोर्ड अप्रूव्स नेम चेंज टू एटर्नल लिमिटेड। तो यहां पे भैया क्या हुआ है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ब्लिंकिट देखने को मिलेगा, जोमैटो, हाइपर प्योर एंड डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है भैया? एटर्नल लिमिटेड। क्या नाम हो जाएगा? एटर्नल लिमिटेड इसका नाम होने वाला है। सिंपल सा न्यूज। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है 100 दिनों का इंदौर क्लाइमेट मिशन। 100 दिनों का इंदौर क्लाइमेट मिशन इसे लॉन्च किया गया है भैया, ठीक है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के द्वारा 100 दिनों का, सॉरी, हाँ, 100 दिनों का ये कैंपेन होने वाला है, जहां पे मोटिव है कि आने वाले 1 सालों के अंदर
2 करोड़ यूनिट ऑफ बिजली को हमें बचाना है, ठीक है। साथ ही साथ लोगों को ये अवेयर करना है कि बिजली का इस्तेमाल कम करें, यानी कि 7 से 10% बिजली को भी कंजर्व करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इस कैंपेन के तहत हम 3 से लेकर 5 लाख लोगों को लिटरेट करने वाले हैं, उनके बिहेवियर में चेंज भी लाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने एक एमओयू भी फॉर्म किया है ना, इस इनिशिएटिव को रन करने के लिए, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन। देखिए, जो सफाई कर्मचारी है वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, क्या उनको मंथली वेजेस मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो मिलना चाहिए, है ना। क्या वो ऐसी सिचुएशन पे रह रहे हैं जहां पे उनको किसी डिजीज के होने के चांसेस हैं, तो यहां पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को के टेन्योर को बढ़ाने का, यानी कि मार्च 2028 तक ये काम करेगा। 51 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेन्योर समाप्त होने वाला था, अब टेन्योर 3 साल से बढ़ा दिया गया, 2028 तक ये काम करेगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया 1994 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट ऑफ 1993। गॉट माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट इज इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी इंक्रीज 35 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड। देखो, सोलर क्या है? सोलर एनर्जी इज अ एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे विंड हो गया, थर्मल हो गया, जैसे और एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लगातार आप देखोगे अपनी डिपेंडेंसी ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हम अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे तो हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हमने, जहां पे 8 लाख से ज्यादा, है ना, 8.46 लाख फैमिलीज तक हम पहुंच चुके हैं, जिन फैमिलीज ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा लिया है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे रही है, इन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल खुद भी कर रहे हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रिसिटी को आप डिस्कॉम कंपनीज को बेच भी रहे हो। तो हमारी जो सोलर कैपेसिटी है ये बढ़ रही है। अगर मैं प्रेजेंट में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करूं, तो प्रेजेंट में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 200 गीगावाट से थोड़ी सी ज्यादा है ना, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का है, ठीक है। तो यहां पे यही बात यहां पे की जा रही है कि जो सोलर एनर्जी की हमारी रिन्यूएबल का एग्जांपल है ना, पर इसके तो और भी कंपोनेंट्स हैं, तो सिर्फ इसकी बात की जा रही है कि इसकी कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होगी। शेयर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैंने आपको बोला ये जो 200 गीगावाट से थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें आप देखो कि 47% का शेयर हमारा है। 2014 में हमारे पास सोलर एनर्जी कैपेसिटी इतनी थी, अब 100 गीगावाट भी पहुंच गई है, 100 गीगावाट। नेक्स्ट न्यूज, अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनटीपीसी ने क्या जीत लिया है भैया? सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। ये अवार्ड इसे दिया गया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के द्वारा। कहां पे? चेन्नई के अंदर। कौन सी कैटेगरी में? वाटर रेजिलेंस कैटेगरी में। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025। तो यहां पे 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ, कहां पे? दुबई के अंदर। थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। भारत की तरफ से आप देखो ब्रोंज मेडल जीता मिला है किसे? 3 इंडियन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को, जो कि न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नाम है सागर त्योतिया, अभिनव मिश्रा, अनुष्का सिंह। इन्होंने क्या बनाया है? एक्सेस वे, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल होने वाला है, जो कि, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नेविगेशन एंड ऑल के लिए मदद करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेकोरेटेड एनएसजी ऑफिसर रिकॉग्नाइज्ड फॉर एग्जाम्पलरी पब्लिक सर्विस। तो एक एनएसजी ऑफिसर है जिनका नाम है दीपक कुमार केडिया, है ना, ये प्रेजेंट में एनएसजी के अंदर आईजी है ना। इनको ऑनर किया गया है सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड की तरफ से। इससे पहले भी आप देखोगे प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से भी नवाजा जा चुका है रिपब्लिक डे के अवसर पर। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025। तो यहां पे ये खुद का बीसीसीआई का खुद का अवार्ड है, 1 फरवरी को अनाउंस किया गया था। जैसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को मिल रहा है ना। पोली उमरीगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिल रहा है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंदाना को मिल रहा है। एक बार ये लिस्ट जरूर आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, लिस्ट को जरूर देख लेना। स्कीम्स की बात कर रहे हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे अंत्योदय गृह योजना, ठीक है, जहां पे हम लोग पक्का मकान बना के देंगे कौन सी फैमिलीज को? तो डिसएडवांटेज फैमिलीज को। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। टोटल बजट 7550 है, ठीक है। यहां पे आप देखिए टोटल इतने घर बनाए जाएंगे 3 सालों के अंदर, जिसके लिए हर एक घर को 1,20,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इतने स्क्वायर मीटर का घर आप बनाओगे जिसमें टॉयलेट नहीं होगा, टॉयलेट अलग से होगा, ठीक है। और एडिशनल अवार्ड भी मिलेंगे अगर आप इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को, है ना, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन की है, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था पहले 2018 के अंदर। इसके अंदर आपको प्राइस सपोर्ट स्कीम, कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस स्टेबुलेशन फंड।
है ना। आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो पीएसएस, पीडीपीएस, एनएमआईएस को देखने का काम करेगी, एंड डीसीए जो है वो पीएसएफ को एडमिनिस्टर करता है। पीएसएफ यानी कि प्राइस स्टेबुलेशन फंड को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके एलोकेशन वगैरह को भी जो है एनहांस कर दिया गया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कॉल फॉर प्रपोजल अंडर जेसी बोस ग्रांट, ठीक है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसने लॉन्च किया है जेसी बोस ग्रांट। किसके लिए? तो ऐसे सीनियर इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जिन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है भारत के अंदर, काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रांट होगा जेसी बोस ग्रांट, याद रखना, ये एनुअल रिसर्च फंडिंग प्रोवाइड करेगा। कितने का? 25 लाख का 5 सालों तक, ठीक है। 5 सालों तक, जब जब तक आपकी उम्र 68 साल की नहीं हो जाती, तब तक आप इस ग्रांट का अवेल कर सकते हो, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट लिमिट फॉर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। देखो अभी हमने देखा यहाँ पे, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं, एक देखो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है? इसकी का कंपोनेंट है, यानी कि पीएम आशा का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर रिवाइज गाइडलाइंस फॉर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम टू इंकरेज मोर स्टेट्स टू इंप्लीमेंट इट, है ना। यहाँ पे आप देखोगे जो प्रोक्योरमेंट लिमिट है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स, इसे 25% बढ़ा दिया गया। पहले ये 20% हुआ करता था। ये इसका कंपोनेंट है जो अभी हमने देखा, पीएम आशा। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को हम लोग रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3 स्कीम्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा, 3 स्कीम्स को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 8,800 करोड़ का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जल शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तीनों को यहाँ पे कंबाइन। इन 3 स्कीम्स में क्या क्या होता है ये बात भी यहाँ पे दी गई। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मल्टीपल इनिशिएटिव टू एम्पावर गर्ल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर एक सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये डिक्लाइन हो रहा है, गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इस चीज को देखने के लिए, है ना, जेंडर इंबैलेंस को कवर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे निर्भया कड़ी स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, मोह घेला जीएस स्कीम, कल्पना विजन स्कीम, स्वर्णा कलिका स्कीम, वीरांगना स्कीम, है ना। और सबके मोटिव क्या है? ऐसी सोसाइटी बनाना गर्ल्स के लिए, ठीक है। सेक्स सिलेक्शन, फीमेल फुटिसाइड को बैन करना है। एब्सोलेंट गर्ल्स को मॉनिटर करना है जिनकी उम्र इतने बीच में है। चाइल्ड मैरिज से रोकना है, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना है विलेजेस के अंदर कि भैया चाइल्ड मैरिज बहुत गंदी चीज है। उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्वलंबनी लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ किसने है भैया? मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड नीति आयोग ने मिलकर लॉन्च किया स्वलंबनी, है ना। एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, असम, मेघालय, मिजोरम में से लॉन्च किया गया है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यह बात ध्यान रखना, 600 फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सके। मांझी, उड़ीसा के सीएम मांझी साहब ने, मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किया विकसिता गांव विकसिता उड़ीसा स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले है, साथ ही साथ 1,000 करोड़ जो है प्रोविजन आउटले है। मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किया है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर रूरल डेवलपमेंट की बात करिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मीटिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। किसके ऊपर? गवर्नेंस के ऊपर। पहली बार भारत ने होस्ट किया है। इनॉग्रेट किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रीचिंग द लाइफ स्माइल, है ना। साथ ही साथ बुक जिसका नाम है विकसित भारत एट 2047 गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म, इसे भी रिलीज किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगली न्यूज है अमित शाह चेयर्स हाई लेवल मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एंड साइबर क्राइम के ऊपर एक मीटिंग हुई, कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर, जिसे चेयर किया गया यानी कि लीड किया गया यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि I4C पोर्टल के अंदर इतने लाख एफआईआर जो है वो दर्ज किए गए हैं। 19 करोड़ लोगों ने cybercrime.gov.in वेबसाइट का इस्तेमाल किया है ना। 805 एप्लीकेशन जो कि साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, एंड 3266 वेबसाइट्स, इनको यहाँ पे हमने बैन किया। अलग अलग चीजें यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइंस एंड टेक की बात हो रही है। आईआईटी मद्रास एंड इसरो ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? तो सेमीकंडक्टर चिप, है ना, जिसका नाम है आइरिस। आइरिस का मतलब इंडिजिनियस, खुद से बनाया है। रिस्क 5 कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भैया आइरिस यहाँ पे डेवलप की गई है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? तो शक्ति प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट? शक्ति प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज यूनियन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है भारत का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज में क्या होगा, तो बायो वेस्ट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे, उसको रिसाइकिल वगैरह करेंगे, ठीक है। बायो वेस्ट नाम क्या है? सृजनम, है ना। कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? एम्स
न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद इस निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जहां पे हम लोग इंडिजिनियसली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करेंगे। टोटल बजट है 20,000 करोड़। एटलीस्ट 5 रिएक्टर्स को तो 2033 तक हम लोग डेवलप कर ही लेंगे। नेक्स्ट इज ब्लू ओरिजिन, है ना, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि स्पेस टूरिज्म के लिए काम है। तो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया अपना 29th न्यू शेपर्ड फ्लाइट एंड 14 पेलोड मिशन फ्रॉम इट्स लॉन्च साइट इन वेस्ट टेक्सास यूएसए। तो 29वां न्यू शेपर्ड फ्लाइट एंड 14वां पेलोड मिशन होने वाला है, ठीक है। स्पेस किड्स इज प्लानिंग टू हैव एन ऑल विमेन साइंटिफिक लूनर मिशन कॉल्ड शक्ति सेट, है ना। तो ऑल विमेन, है ना, लूनर मिशन जिसका नाम क्या है, शक्ति सेट, ये सितंबर 2026 तक लॉन्च होने की बात की जा रही है। इसमें सभी जो है फीमेल स्टूडेंट्स वगैरह जो है पार्टिसिपेट करेंगे, रिसर्च एंड ऑल। गूगल ने अनवील किया है इंप्रूव्ड एआई वीडियो जनरेटर जिसका नाम है VO2, ओपन एआई के सोरा को, है ना। तो देखो गूगल ने अनवील किया है VO2, एक वीडियो जनरेटर है, एंड गूगल ने अनवील किया है इमेजिन 3 जो कि रियलिस्टिक फोटो जनरेटर है। तो वीडियो जनरेटर, फोटो जनरेटर। पाकिस्तान चाइना इंक MOU फॉर लूनर मिशन इन 2028। तो यहां पे भैया दोनों मिलकर चंग-E6 मिशन को लॉन्च करेंगे, चाइना एंड ये दोनों। और ये क्या है ना, मून मिशन होने वाला है, ठीक है, मून मिशन होने वाला है। नेक्स्ट इसरो ने अनवील किया है फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद के अंदर, है ना, क्या चल रहा था, 8th एडिशन ऑफ नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग चल रहा था, जहां पे इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस को यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है इससे अनवील किया, जिसे डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, ठीक है। अमाउंट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो सिडबी एंड AFD, फ्रेंच लेंडर है, ये फ्रेंच लेंडर मतलब पैसा उधार देता है, हैव साइंड 100 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी अग्रीमेंट। तो यहाँ पे $100 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी अग्रीमेंट साइन किया गया सिडबी एंड AFD के द्वारा। इसका इस्तेमाल सिडबी जो है ना, ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन के लिए करेगा, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज को, ऐसे बॉडीज को पैसे देगा जो कि ग्रीन सॉल्यूशंस बना रहे हैं। केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पे केरला कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना, जहां पे 2424.28 करोड़ का लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। मोटिव क्या है, तो यहाँ पे केरला के अंदर जितने भी इमर्जिंग हेल्थ इश्यूज है उसको काउंटर बैलेंस करना। इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस का रेगुलर बजट होता है, देखो यूनाइटेड नेशंस का खुद का इनकम तो होता नहीं है, तो जो उसके मेंबर कंट्रीज है वो जो है वो पैसे देते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो रेगुलर बजट का अमाउंट था, ठीक है, 37.64 मिलियन, वो 30 दिन पहले ही इंडिया ने दे दिया। और ऐसे करने वाली इंडिया जो है 35th मेंबर कंट्री हो गई है, मतलब पहले दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक सेकंड दे दो। चलिए अगली न्यूज इज L3 Harris एंड KSSL यानी कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड हैज साइंड एन MOU। एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों कोलैबोरेट करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, है ना, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, है ना। नेक्स्ट इज DPIIT जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी, ये रुकम कैपिटल के साथ कोलैबोरेट कर रही है ना। प्लस यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग स्टार्टअप्स को एम्पावर करेंगे, इनोवेटर्स को एम्पावर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करेंगे। नेक्स्ट इज टाटा एक्सी पार्टनर्स विद गरुड़ा एरोस्पेस, जहां पे हम लोग ड्रोन डिजाइन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर को डेवलप करेंगे, है ना। तो एरो इंडिया 2025 में ये अनाउंस किया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रोन डिजाइन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर को हम लोग स्टैब्लिश करने वाले। आंध्र प्रदेश रिन्यूज MOU विद टोयामा टू सर्टेन बायलैटरल टर्म्स। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और टोयामा जो है ये अपने, इन्होंने पहले MOU साइन किया था 2015 में, इसको दोबारा से हम लोग रिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग कौन से फील्ड में MOU साइन कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे जापानीज रॉक गार्डन, इसका नाम होगा जेन गार्डन, इसे भी बनाने की बात की जा रही है आंध्र प्रदेश। India AI and Microsoft join hands to harness artificial intelligence potential for inclusive development and economic transformation। तो यहाँ पे इंडिया AI जो हमारा मिशन है, AI मिशन प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों एक MOU साइन कर रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे एथिकली हम लोग यूज करें, कैसे इससे अडॉप्ट करें, कैसे इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करें, इससे रिलेटेड, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2026 तक 50,000 इंडिविजुअल्स को, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो है वो ट्रेन वगैरह कर देंगे। इंडिया साइंस की पैक विद पनामा फॉर क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एकदम इंपैक्ट डालते हैं, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। NTPC साइंस पावर परचेस एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी जो है वो क्या परचेस करेगी, 200 किलोवाट रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करेगी, ठीक है ना, 25 सालों तक, किससे, NTPC तक। मतलब कुल मिलाकर क्या है भैया, NTPC का एक प्लांट आपको देखने को मिलेगा कहां पे, चुशुल लद्दाख के अंदर, ठीक है, चुशुल लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पे
यहाँ ये जो फैसिलिटी है 4,400 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी की मदद से एनटीपीसी जो है इंडियन आर्मी को क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। Fraunhofer signs MOU with IT Ropal and BITS Pilani on sustainability and circular trade। तो यहाँ पे बिट्स पिलानी, आईटी रोपड़ एंड फ्रॉनहोफर जो कि जर्मनी की है, ठीक है, एक एमयू को साइन कर रहे हैं जहां पे लेवर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजल, साथ में मिलकर जो है हम लोग काम करना चाहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू टू एनहांस कैपेसिटी फॉर डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन का हमारा टारगेट कितना है, 2070, ठीक है। तो यहाँ पे एमओयू साइन हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, ताकि जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग इक्विप कर सके, पॉलिसी मेकर्स को इक्विप कर सके, एकेडमियन को इक्विप कर सके, ठीक है, विद नेसेसरी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू नेविगेट इंडियाज का इवॉल्विंग कार्बन मार्केट, ठीक है। तो या इन सभी लोगों को जानकारी एंड नॉलेज जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, डीकार्बनाइजेशन की बात कुल मिलाकर यहाँ पे हो रही है। सो ये था हमारा आज का वीकली सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, इस सेशन में भैया ध्यान रखें, इस सेशन में हमने, है ना, आपके पास जो फाइल आई होगी जिसमें 7 से लेकर 14 फरवरी के न्यूज होंगे, ठीक है, उसी फाइल को हमने डिस्कस किया, ठीक है। जो फाइल आपके पास ऑलरेडी आई होगी सेकंड वीक की, वही फाइल को हमने डिस्कस किया, जो स्मार्ट किला टीम की तरफ से आपके पास आई होगी, उन फाइल को हमने डिस्कस किया। और मैंने कोशिश की है कि सिर्फ फटाफट से हम चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि अगर मैं डेप्थ में कंसेप्ट वाली चीजें भी बताने की कोशिश करता या पूरी न्यूज को बताने की कोशिश करता तो ये सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाता। सेशन पसंद आया हो, सेशन आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो सेशन को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड सुबह 8 बजे हमारी रेगुलर क्लास चलती है। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर ने तो बहुत फास्ट पढ़ा दिया, तो देखिए इसमें न्यूज ज्यादा थी, 100 से ज्यादा न्यूज थी, लगभग 110 न्यूज थी। बट डेली वाले सेशन में हमारे पास कितनी न्यूज होती है, 15, जिसमें से बहुत ज्यादा खोल के पढ़ाने वाली न्यूज 5 होती है, ठीक है। तो आप डेली वाले सेशन में आएंगे तो उसमें हम लोग कंसेप्ट की बात कर सकते हैं। ये रिवीजन सेशन था तो इसमें कंसेप्ट की बात बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो आई होप आप कल सुबह 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से रेगुलर वाले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद।